नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज रूम लाइव। आपके साथ मैं हूं रीमा सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे इटावा से, जहां पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक शादी समारोह में पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में बीजेपी पर किस तरीके से तीखे वार किए, ये दिखाते हैं आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में। नगर निकाय चुनाव के बारे में बात करते हुए यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि जनता इस चुनाव में आकलन करेगी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जनता के लिए क्या किया। वहीं स्मार्ट सिटी और मेट्रो पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि सपा ने शहरी लोगों को नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ में मेट्रो की सुविधा दी, लेकिन अब केंद्र सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि क्या वो यूपी के लोगों को कानपुर, बनारस, आगरा जैसे शहरों में मेट्रो की सुविधा दे पाएगी। इसी के साथ ही अखिलेश यादव ने बीजेपी के घोषणा पत्र पर भी कई सवाल उठाए। योगी के 2022 तक राम राज्य लाने के बयान पर बोलते हुए अखिलेश ने कहा कि हम सब चाहते हैं कि राम राज्य हो। नोटबंदी पर बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए अखिलेश यादव ने सवाल किया कि भ्रष्टाचार के नाम पर किए गए नोटबंदी जैसे फैसले पर बीजेपी को बताना चाहिए कि क्या नए नोट लाने से आतंकवाद बंद हो गया, क्या पुलिस ने नया नोट लेना बंद कर दिया, आखिर नोटबंदी से फायदा हुआ क्या। वहीं जीएसटी पर भी अखिलेश यादव ने चुटकी लेते हुए कहा कि बीजेपी खुद नहीं जानती कि आखिर कौन सा जीएसटी सही है, तभी तो लगातार जीएसटी पर संशोधन करती जा रही है। यूं तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना राजनीति का पुराना खेल माना जाता है, लेकिन बीजेपी पर भरोसा करने वाली आवाम बीजेपी के वादों की सच्चाई को जरूर टटोलेगी। ऐसे में नगर निकाय चुनाव में राज्य की जनता किसका साथ देती है, ये देखना दिलचस्प होगा। निकाय चुनाव जो उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, ये महत्वपूर्ण चुनाव इसलिए भी हैं कि जनता कहीं न कहीं ये विचार करेगी कि पुरानी सरकार और नई सरकार और केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार आखिर क्या देगी, केंद्र से क्या मिला और प्रदेश सरकारें क्या कर रही हैं, वो कहीं न कहीं जनता आकलन करेगी। बीजेपी के लोगों ने कहा कि नोटबंदी हो जाएगी तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। क्या नया नोट नहीं चल रहा भ्रष्टाचार के रूप में? क्या पुलिस ने नया नोट लेना बंद कर दिया? क्या ठेकेदार और तमाम लोगों ने नया नोट इधर से उधर करना बंद कर दिया? अपने मुद्दों से हटना चाहते हैं, जो मुख्य मुद्दे हैं हमारे देश के, उनसे पीछे हटना चाहते हैं। इसीलिए जानबूझ करके नोटबंदी, जीएसटी, गाय गोबर, आपकी फिल्म का भी मामला आ गया, पद्मावती वाला। अभी तो ये ऐसे ही मामले ढूंढते हैं। अरे इसलिए आप इनसे बहुत सावधान रहिए। हम तो हैं ही सावधान, लेकिन हमारे प्रेस के साथियों आप भी सावधान रहो। इटावा से अमित तिवारी की रिपोर्ट। योगी सरकार भले ही उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो दल बनाकर महिलाओं की सुरक्षा का दावा करती हो, लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश में महिलाओं की हिफाजत का कोई जिम्मा नहीं लेता है, कोई भी उनकी सुरक्षा के लिए आगे नहीं आता है। स्थिति जस की तस बनी हुई है और इसी की एक बानगी देखने को मिली कानपुर में, जहां चलती ट्रेन में मां बेटी के साथ कुछ मंचलों ने बदसलूकी करनी चाहिए तो शोहदों से तंग आकर मां बेटी को चलती ट्रेन से कूदना पड़ा, जिससे मां बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें जीआरपी पुलिस जिला हॉस्पिटल में भर्ती तो जरूर करा दिया गया, लेकिन चलती ट्रेन में छेड़छाड़ की घटना को अंजाम देने वाले मंचलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हावड़ा से दिल्ली जा रही थी मां बेटी, तब यह हादसा हुआ। आपको बता दें कि कानपुर के चंद्री रेलवे स्टेशन की यह घटना है। जीआरपी कानपुर ने दोनों मां और बेटी हैलट अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। छेड़खानी कर रहा था, मैंने पुलिस वाले को बताया तो पुलिस वाले ने मेरी बात नहीं, पुलिस वाले ने पैसा पूछा खा के उस लड़का को छोड़ दिया। उस लड़का ने मेरे साथ ऐसे ही करा, उसने गुस्सा में वो और ज़्यादा लड़का, मैंने ये कानपुर की तरफ उधर आगे, हाँ जंगल जन्नत की उधर ही कूदा था। कह रहा हम रात को ले जाएंगे, इसको उठा के ले जाके बेच देंगे। मेरे को डर आए, अपना बेटी का जान बचाना था मुझे, मैं इसलिए अपने बेटी लेकर कूद गया। उनका ये लोग हॉस्पिटल में भर्ती करेगा, कहीं ना कहीं तो करेगा ही, कुछ ठिकाना लगाएगा, और यहाँ रहेंगे तो हम माँ बेटी मर जाएंगे। तो हावड़ा में इनके सीट के पास कुछ महिलाएं और कुछ लड़के बैठे हुए थे, जो इनका कहना है। उन्होंने बताया कि हावड़ा में उनसे मेरा विवाद हो गया। विवाद होने के बाद उन्होंने हावड़ा में जो ट्रेन में सिपाही थे उन सिपाहियों को इन्होंने शिकायत किया, तो सिपाहियों ने लड़कों को डाटा, जो भी डाटा वाटा होगा, उसके बाद फिर ये वहाँ से चलने के बाद फिर इनको लग रहा था कि हमको आगे जाके लोग कहीं कुछ करें ना, उसी डर के मारे ये ट्रेन से जब ट्रेन धीमी हुई चंदारी के पास उतरने का प्रयास की, उसी में गिर गई इनको चोट। कानपुर से आरिफ मोहम्मद की रिपोर्ट।
एटा में दो पक्षों के बीच हुई फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। एटा के जैतरा थाना क्षेत्र के सुट्टी खेड़ा में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर फायरिंग हो गई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई जबकि 4 लोग गोली लगने से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल भिजवा दिया है। घटना के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें 45 वर्षीय विनीता देवी समेत 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहाँ 2 पक्षों में जमीन को लेकर विवाद था। उसमें एक पक्ष ने फायरिंग की है जिसमें 4 लोगों को गोली लगी है, जो रिफर होकर के जिला अस्पताल में आ गए थे। उसमें से एक महिला विनीता की डेथ हो गई है। शेष अभियुक्त उसमें से एक आगरा के लिए रिफर हो गया है, शेष का उपचार चल रहा है। एटा से संतोष यादव की रिपोर्ट। औरैया में पुलिस ने एक वृद्ध महिला की हत्या का खुलासा किया है। आपको बता दें कि आरोपियों के पास से लाखों रुपए के जेवरात और नकदी बरामद हुए हैं। औरैया के सहायल थाना क्षेत्र के असू गांव में बीते 20 अक्टूबर को घर में डकैती के दौरान वृद्ध महिला की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। सीओ सिटी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने खुलासा करते हुए डकैती के बाद हत्या किए जाने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से लूटे गए लाखों रुपए के जेवरात और नकदी भी बरामद किए गए हैं। पकड़े गए दोनों अपराधियों पर विभिन्न जनपदों के कई मामले भी दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग गैंग बनाकर घटना को अंजाम दिया करते थे। पकड़े गए सभी आरोपी इटावा के बकेवर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और उसके बाद पास के ही गांव में एक जगह फिर इन्होंने लूट का प्रयास किया था, जिसमें एक मुलजिम को तत्काल पकड़ा गया था। और ये सब बकेवर के रहने वाले हैं, जिसमें कि छुन्ना पहले गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। और ब्रज किशोर और राम रतन को अभी हाल ही में हमारी साहल पुलिस ने बड़ी बहादुरी के साथ पकड़ा है और इनका पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है। साहल में ये मूलतः रहने वाले बकेवर के हैं, लेकिन साहल में इनकी रिश्तेदारी है, तो ये इन्होंने केंद्र बिंदु बनाकर जो है साहिल को अपना टारगेट बनाकर यहाँ अपराध करने का बार-बार प्रयास। औरैया से अरुण बाजपेयी की रिपोर्ट। और चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मुस्लिम महिलाओं के ट्रिपल तलाक को लेकर जिस तरीके से बहस पूरे देश में हुई थी, वैसा ही एक नजारा फिर से देखने को मिला है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने 23 साल शादी के हो जाने के बाद अपनी पत्नी को ट्रिपल तलाक का तंज दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। आजमगढ़ के रहने वाले प्रोफेसर खालिद का निकाह कश्मीर के श्रीनगर की रहने वाली यास्मीन अख्तर के साथ 21 जनवरी 1995 को अलीगढ़ की मेडिकल कॉलोनी में हुआ था। निकाह के कई साल तक दोनों के बीच मधुर संबंध रहे। यास्मीन सपा महिला सभा की जिलाध्यक्ष भी हैं। दोनों बेटियां बीटेक और बेटा 12वीं की पढ़ाई कर रहे हैं। अलीगढ़ में एमयू के संस्कृत विभाग के चेयरमैन प्रोफेसर खालिद बिन यूसुफ द्वारा अपनी पत्नी यास्मीन को ट्रिपल तलाक दिए जाने के बाद पीड़ित महिला अपने बच्चों के साथ थाना सिविल लाइन्स पहुंची। यास्मीन ने अपने पति प्रोफेसर खालिद के खिलाफ पहले प्रार्थना पत्र एसएसपी को दिया था। उसमें एसएसपी ने मामले को काउंसलिंग के लिए भेज दिया था, लेकिन वहां प्रोफेसर खालिद कई तारीखों पर नहीं पहुंचे। पुलिस ने पीड़िता यामीन के प्रार्थना पत्र पर कई धाराओं के तहत मामला दर्ज तो कर लिया, लेकिन प्रोफेसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इन्होंने जब 18 सितंबर को हम लोग का डिस्प्यूट हो गया तो ये चला गया, भाग गया घर से। फिर ये 30 सितंबर 2 तारीख को 30 सितंबर को इसने फिर व्हाट्सएप पे मुझे तलाक भेजा कि ये तलाक है, तो मैंने तुमको तलाक दे दिया। फिर उसके बाद 30 अक्टूबर को टेक्स्ट के थ्रू इसने भेजा, तो तब भी मुझे लगा ये थोड़ा सा दिमाग में इसका गुस्सा है, शायद ये कंप्रोमाइज करेगा। यही वजह है मैंने उस वक्त एफआईआर लॉन्च नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मेरा घर टूटे। मेरी मांग यही है कि हमें इंसाफ मिले। हमें ये बताइए कि 23 साल की शादी के बाद ये मुझे बाहर क्यों फेंक रहे हैं। मेरी 53 साल की उम्र हो गई, मेरे 3 बच्चे हैं, बड़ी बेटी मेरी 22 साल की है। मेरी डिमांड यही कि मुझे इंसाफ दिलाइए। मुझे अपने घर में रहना है, अपने बच्चों के साथ रहना है। ये अपनाए मुझे वापस, मुझे तो नहीं चाहिए कुछ भी तलाक वलाक। और ये मुझे पैसा नहीं दे रहा है, कह रहा है मैं पैसा नहीं दूंगा, मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। तो मम्मी का मतलब ऐसा तो वर्बल थोड़ा सा चलता रहता था, लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा इन लोगों में डिस्प्यूट चल रहा था, मतलब बातचीत को लेकर, कोई लेटर को लेकर था। तो मैंने भी पापा से कई बार बोला था कि आप एक बार कंफर्म करा लीजिए वो लेटर निकलवा के कि अगर वो मम्मा ने लिखा है या नहीं, पर उन्होंने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। उनको बस एक बहाना चाहिए था कि वो लेटर मम्मा ने ही लिखा है। उसके बाद
18 को इन्होंने मारपीट की थी मम्मा के साथ। उसके बाद मम्मा ने जो है वो पुलिस को कॉल कर दिया था और जब पुलिस आ गई तो वो मेरी बहन के साथ जो है वो चले गए थे अपनी बहन के घर पे। मैं उनसे ये डिमांड करती हूँ कि पहली बात तो ये है कि जब 23 साल तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी मम्मा से, तो सडनली ये प्रॉब्लम्स कहाँ से इमर्ज हो रही। दैट मीन्स कि उनको एक बहाना चाहिए बस एक डाइवोर्स लेने का। एंड द हाइट ऑफ द थिंग्स इज़ कि वो ये कह रहे हैं कि ना तो मैं एक पैसा दूंगा, ना मैं घर दूंगा, ना मैं पढ़ाई का कोई भी खर्चा दूंगा, तुम लोगों को जो करना है तुम करते बनो, मुझे फर्क नहीं पड़ता इस चीज़। अलीगढ़ से सुंदर तोमर की रिपोर्ट। आगरा में आबकारी विभाग को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने 2 लाख की अवैध शराब पकड़ी है। हरियाणा से तस्करी कर अवैध शराब को आगरा में खपाने का कारोबार बड़े पैमाने पर चल रहा है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग लगातार चेकिंग कर शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई में जुटा हुआ है। यहां तक कि लग्जरी गाड़ियों के जरिए भी अवैध शराब का कारोबार जारी है। इसी कड़ी में आबकारी विभाग ने चेकिंग के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 2 गुरुद्वारा के पास जब एक हुंडई सोनाटा कार को रोका तो उसमें भारी मात्रा में हरियाणा की अवैध शराब रखी हुई थी, जिसे हरियाणा से तस्करी आगरा लाए थे। ये करीब 23 पेटी माल है और ये खंडारी बाईपास NH2 से बरामद किया है। ये 2 अभियुक्त लेके आ रहे थे, सूचना मिली थी कि वो लोग लेके आ रहे हैं इधर NH2 की तरफ से, तो वहाँ पे हम लोगों ने चेकिंग लगाई थी और उसको रोक के वहाँ से बरामद किया गया। बहुत संभव है कि चुनाव में भी लोगों ने मंगाया हो, यहाँ खपाना चाह रहे हो, लेकिन अभी इसको देखा जाएगा, जाँच जारी है। आगरा से कामरान वारसी की रिपोर्ट। हल्द्वानी में प्रशासन ने अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। हल्द्वानी में बाजारों के बीचों बीच सालों से बने अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर आखिरकार प्रशासन ने डंडा चलाना शुरू कर दिया है। नगर निगम और स्थानीय प्राधिकरण के नेतृत्व में भारी फोर्स के साथ मंगल पड़ाव से कारखाना बाजार तक अतिक्रमण और अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया। इस दौरान अतिक्रमणकारियों ने विरोध करना चाहा, लेकिन प्रशासन ने किसी की नहीं सुनी। गलियों और बाजारों में अवैध निर्माण कर बनाई गई दुकान, जिसे नगर निगम द्वारा JCB से गिराया गया। लंबे समय से प्रशासन द्वारा व्यापारियों को नोटिस दिया गया था कि दीपावली के बाद वो अवैध अतिक्रमण और अवैध निर्माण को स्वयं छोड़ दें। बावजूद इसके अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद थे, जिसके तहत प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया। अतिक्रमण चूंकि एक समस्या बन चुका है हल्द्वानी के लिए और जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि इसको हटाया जाए। दिवाली की वजह से सबको टाइम दिया गया था, उसके बाद भी लोग नहीं माने, तो आज ये पुलिस के साथ जिला प्रशासन और हमारी जो नगर निगम की टीम है वो पूरा अतिक्रमण हटा रही है। जो पक्का निर्माण है उसको तोड़ा जा रहा है। हल्द्वानी से पंकज सक्सेना की रिपोर्ट। तो न्यूज रूम लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशन फन। दीजिए इजाजत, नमस्कार।